नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज होना है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं 4:45 पर ओडिशा में भी शपथ ग्रहण होगा और मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ओडिशा में बीजेपी ने कनकवर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लिया है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। वहीं शपथ समारोह से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की। वहीं ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद हम महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी जाएंगे। काल शपथ पाठ के बाद हम सेक्रेटरिएट आएंगे और उसके बाद हम पुरी जाएंगे, महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। काल शपथ पाठ के बाद हम सेक्रेटरिएट आएंगे और उसके बाद हम पुरी जाएंगे, महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। काल शपथ पाठ के बाद जम्मू संभाग के कठुआ जिले के हीरानगर इलाके के सेंडा सोहल गांव में मंगलवार की रात मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। आतंकियों ने एक घर में घुसकर परिवार वालों को बंधक बनाने की कोशिश की। परिवार वालों के विरोध करने पर आतंकियों ने फायरिंग की। इसके बाद किसी तरह से परिवार वालों ने घर से निकलकर सुरक्षा बलों की सूचना दी। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। वहीं हीरानगर में आतंकियों की गोलीबारी में घायल हुए 2 नागरिकों को इलाज के लिए हीरानगर अस्पताल लाया गया। कठुआ के हीरानगर इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 आतंकियों में से एक को बीती रात मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। अन्य आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी हमलों पर एडीजीपी आनंद जैन ने कहा कि यह हमारा शत्रु पड़ोसी है जो हमेशा हमारे देश में शांतिपूर्ण माहौल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हीरानगर आतंकी हमला एक ताजा घुसपैठ प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि एक आतंकी मारा गया है और दूसरे की तलाश जारी है। ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन, और जैसे एक आतंकवादी मारा गया दूसरे की भी सर्च। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में श्रद्धालुओं की बस पर किए हमले के मामले में पुलिस ने 2 आतंकवादियों का स्केच जारी किया है। पुलिस ने कहा कि आतंकवादियों के बारे में कोई भी जानकारी देने पर 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उधर हमले में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए व्यापक अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके लिए सुरक्षा बलों की 11 टीमें काम कर रही हैं। सुरक्षा बलों ने पीनी तेरियात इलाके में कई तरफ से घेराबंदी की है। आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत और 41 लोगों के जख्मी होने के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू और राजौरी जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और जांच तेज कर दी है और इलाके में तलाशी ली जा रही है। 20 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं हीरानगर सेक्टर के सैदा सुखल गांव में गोलीबारी में एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की कर हिस्सेदारी की अतिरिक्त किस्त जारी करने पर मेघालय सीएम कोनराड संगमा ने कहा कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2 किस्त जारी की है। हर महीने सामान्य तौर पर 1 किस्त मिलती है, लेकिन इस बार 2 किस्त दी गई है। सीएम संगमा ने कहा कि यह नई सरकार की शुरुआत का बहुत बेहतरीन तरीका है। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत से विकास और सामाजिक कार्यों को इससे लाभ होगा। Thank the government of India, especially our Honorable Prime Minister and our Honorable Finance Minister for releasing the taxes which were released yesterday. And just to clarify to everybody
that why this is very significant is the government has released 2 installments of the devolution of the taxes which was meant for the different states. So every month we normally get 1 installment, but Government of India in one way has given a bonus to every state by releasing 2 installments. So this will not be taken away from the future installments, but these are basically a bonus, and a double benefit has been given, and this is a great gesture by the Honorable Prime Minister and the Honorable Finance Minister, and a great way to start the new government. And once again, I would like to thank the Government of India for releasing over 1,000 crores in terms of the devolution of taxes, which will definitely help the state in the many developmental as well as the social. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानसून हर वर्ष हमारे राज्य में एक चुनौती होता है, इसके लिए हम सब तैयार रहें, विभागों से समन्वय हो, सारे विभाग मिलकर काम करें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मानसून हर वर्ष चूंकि हमारे राज्य में एक हमारे लिए चुनौती होता है, और उसी चुनौती के लिए हम सब तैयार रहें, सारे विभागों से आज समन्वय हो, सारे विभाग मिलकर काम करें, और कोई भी अतिवृष्टि की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है, जल भराव की स्थिति है या भूस्खलन है, उन सब से तैयार रहने को कहा है। सभी विभाग, स्वास्थ्य विभाग है, हमारा खाद्यान्न विभाग है, PWD है, जगह जगह। कार्यभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि पीएम मोदी ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। किसान अन्न के भंडार भरता है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण पीएम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निरंतर 10 सालों के किसान कल्याण के कामों में लगी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। आपका सहरा आ रहा है। किसान अन्न के भंडार भरता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि से ही भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर 10 वर्षों से किसान कल्याण के कामों में लगी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो सबसे पहले फैसला लिया किसान के हित में ही लिया। किसान केंद्रीय खाद्य मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाने के संकल्प के साथ यहां आया हूं। फूड प्रोसेसिंग एक बड़ी जिम्मेदारी है, आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। मैं मेरे पिता रामविलास पासवान से सीखते हुए उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए और प्रधानमंत्री के विकसित देश के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से इस विभाग की एक अहम भूमिका देखता हूं। ये प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा
किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे फिर से इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इस मंत्रालय द्वारा कई अहम कदम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए गए हैं और हम पर्यावरण और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश में जो ग्रीन इकोनॉमी है उसे आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसके साथ ही हम कई महत्वपूर्ण काम आगे करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का मौका दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को समर्पित है। कल पीएम ने पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं। नरेंद्र मोदी जी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का जो मौका दिया है, देश की सेवा का मौका दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। आपने देखा कल प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं। नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है और हमारी नारी शक्ति माँ और बहनों के लिए जो एक एम्पावरमेंट की सरकार रही है 10 वर्षों की, उसी भावना के साथ सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा हृदय से आभार, सेवा का मौका दिया, आपके विजन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता है। वो 17 महीने 5 विभाग लेकर भी झुनझुना ही बजाते रहे। जब हटे तो नीतीश कुमार ने रोजगार दिया, तब वो कहने लगे हमने रोजगार दिया है, इसलिए राज्य की जनता ने उन्हें झुनझुना थमा दिया है। उनको समझ में नहीं आता, वो 5 विभाग लेकर के 17 महीना में झुनझुना ही बजाते रहे, कुछ किया नहीं। और जब हटे तो नीतीश बाबू ने 1.5 लाख 5 लाख रोजगार दिया, 10 लाख सब रोजगार कहने लगे मेरा रोजगार मेरा रोजगार। इसलिए वो झुनझुना बजाते रहे और राज्य की जनता ने उन्हें झुनझुना ही थमा दिया है, तो वो झुनझुना बजावे। बिहार में एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक की इकोनॉमी है। ललन बाबू को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है, रामनाथ ठाकुर को एग्रीकल्चर दिया गया है, हमें वस्त्र मंत्रालय दिया गया है। मुजफ्फरपुर में जाके देखें क्या रोजगार वस्त्र मंत्रालय देता। उनको समझ में नहीं आता, वो 5 विभाग। वहीं केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा है कि मांझी जी मैं आपको अपने विजन का विभाग दे रहा हूं। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान हो, जहां विकास की रोशनी नहीं गई है वहां विकास पहुंचे। इस विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपको ये विभाग दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे इस लायक समझा।
नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और जहां तक चार्ज लेना और विभाग का मामला है, हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। और जब विभाग मिला, कल लिफाफ हमने खोला तो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में देखा तो मन में बात खुश हुई कि हाँ ठीक है, विभाग है, अच्छा है, देखेंगे। प्रधानमंत्री को सब कोई जा रहे थे, हमने भी उनसे मिलने का काम किया। तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना। ये विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस विभाग को दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सूचना विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। पिछले 10 वर्षों में जो क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लाई गई है, मैं सौभाग्य मानता हूं कि उस क्रांति को आगे ले जाने के लिए एक मौका मुझे दिया गया है। संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं। और पिछले 10 वर्षों में जो एक क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक मौका मुझे दिया गया है। वहीं राजस्थान के दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान के परिणाम को लेकर राजस्थान की जनता का धन्यवाद देना चाहूंगा। चुनाव के परिणामों से जो संदेश गया है वह यह है कि दमन, प्रतिशोध, आक्रमण और भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा 303 सांसद लेकर चुनावी मैदान में उतरी थी और आज उनके 60 से 70 सांसद कम हुए हैं। यह परिणाम कुछ हद तक संतोषजनक है। दो बातें हैं। एक तो राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, मैं प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अप्रत्याशित बहुत से एग्जिट पोल तरह तरह की बातें दिखाते थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने विशेष रूप से ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को 11 जगहों पर हम लोग पराजित कर सके हैं। जो सरकार डबल इंजन की थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, यहाँ पर जनता, किसान, नौजवान ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। सरकार किसकी बनती है, गठजोड़ की सरकार बनी है, किसी भी दल को मैंडेट नहीं मिला सरकार बनाने का, एक खंडित जनादेश आया था। लेकिन जो संदेश गया है, जो राजनीतिक संदेश इस चुनाव के परिणामों से आया है, वो ये है कि दमन की, प्रतिशोध की, आक्रमण की, भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। और संसद में जिस प्रकार का व्यवहार पहले हुआ, 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित किया गया, मैं समझता हूँ उस प्रकार की कार्रवाई को लोगों ने पसंद नहीं किया। 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया गया, और अब विपक्ष की एकता जो हुई है, उससे एक संदेश इस निर्णय से जनता ने दिया है कि अब आने वाले समय में सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। 2 बातें हैं। एक तो राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, मैं प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अप्रत्याशित नीट यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने कहा कि नीट नतीजों के पहले का एक पीआईएल था, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है। यह मुद्दा केवल पेपर लीक का था, क्योंकि उस समय नतीजे नहीं आए थे। एनटीए से इसके लिए जवाब मांगा गया है। 8 जुलाई को इसको देखा जाएगा। हमारा मुद्दा कल लिस्ट होगा। इस सुनवाई में ग्रेस नंबर की कोई बात नहीं हुई है। हमने जो पीआईएल की है उसमें ग्रेस नंबर और पेपर लीक दोनों की बात की है।
राहत दे दी? नहीं, हमारा जो पिटीशन लगा है उसकी मोस्ट प्रोबेबली कल लिस्टिंग होगी। हमने एग्जाम रिजल्ट के बाद पिटीशन लगाया था। आज जिस पे बात हुई है वो पिटीशन पहले से लगा हुआ था, वो एग्जाम रिजल्ट से पहले 1 जून से लगा हुआ था, तो उस पे आज हियरिंग हुई है। हमने एग्जाम रिजल्ट के बाद किया है। ये जो आज मुद्दा जो लिस्ट हुआ है, जिसपे आज बात हुई है, वो एग्जाम रिजल्ट का पहले का है। उसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई थी, क्योंकि पेपर लीक तो सबको पहले से पता था हुआ एग्जाम रिजल्ट के। एग्जाम रिजल्ट आया तो पता चला और भी प्रॉब्लम है कि ग्रेस नंबर दिया है, डिस्पेरेंसीज हैं, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है। वो मुद्दा जो है वो हम कल लिस्ट होगा हमारा। तो कल क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दिया, काउंसलिंग कंटिन्यू। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राहत, इस चीज में कोई राहत नहीं। उन्होंने बोला नहीं, हम काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डालेंगे, पर एनटीए से जवाब मांगा है। उन्होंने जो ये बोला है सेंटिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज, ये दिखा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति थी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है, और एनटीए से एक ऑफिशियल जवाब मांगा है। पर यह मुद्दा सिर्फ पेपर लीक के बारे में था। हमारा जो लोकसभा चुनाव में एमपी कांग्रेस की हार के बाद बैठकों का दौर जारी है। पीसीसी कार्यालय में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। इससे पहले यूथ कांग्रेस की बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया है कि युवा कांग्रेस के पदाधिकारी घर घर जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में पूछेंगे और पता करेंगे कौन सी योजना पूरी हुई, कौन सी नहीं हुई। इसके लिए एक कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया है, जिसको नाम दिया गया है क्या हुआ तेरा वादा। तो वहीं अब महिला कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई है, जिसमें हार को लेकर मंथन के साथ साथ आगे की रणनीति बनाने का भी काम हो रहा है। प्रदेश में महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगी। जो बैठक है ये जिला अध्यक्षों की और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, और लोकसभा चुनाव के दौरान किसने कितना काम किया उसकी रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसके साथ ही जिले में कहां हमें संगठन और अधिक मजबूत करना है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही महिला कांग्रेस आगे किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी उस पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे महिलाओं से किए, बहनों से किए और उनके वोट हासिल किए, आज तक वो बातें पूरी नहीं की गई हैं। तो हम ये उनकी बातों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे, क्योंकि आज भी बहनें महंगाई से परेशान हैं। आज भी महिलाओं को लाडली बहना योजना के पैसे नहीं मिल रहे, 2 लाख महिलाओं के नाम कट चुके हैं। ये जो झूठ भारतीय जनता पार्टी ने बोला है उसे महिला कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी लेकर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असलियत जनता के सामने खुलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।